जय हिंद। वेलकम टू आईएएस नीति। सी सैट सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन हर साल हजारों एस्पिरेंट का प्रीलिम सिर्फ सी सैट की वजह से रुक जाता है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि सी सैट इजी है और लास्ट में मैनेज हो जाता है, पर रियलिटी क्या है कि सी सैट का लेवल अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। सी सैट क्वालिफाइंग तो है, पर क्वालिफाइंग का मतलब इजी नहीं होता है, ये पहले आपको समझना चाहिए। पर यूपीएससी डजंट केयर कि तुम कितने जीएस में स्ट्रांग हो, पर अगर आप यूपीएससी सी सैट में फेल हो जा रहे हो तो आपका जर्नी यहीं से एंड हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्वालिफाइंग का मतलब कभी भी इजी नहीं होता है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सबको ये पता है, पर बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं सी सैट में? पहला एक कंडीशन है कि जीएस स्ट्रांग होने के बाद एस्पिरेंट्स को लगता है कि हम बहुत कुछ कर लिए और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो सी सैट को इतना ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है ये तो ऐसे ही हो जाएगा। और किसी का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है, किसी का मैथमेटिक्स या साइंस वाला बैकग्राउंड होता है, किसी का इंग्लिश लिटरेचर में कोई पीजी पीएचडी कर रहा होता है, तो उसको लगता है कि हम लोग तो रीडिंग कम्प्रहेंशन या मैथमेटिक्स ऐसे ही कर लेंगे, तो हमारा सी सैट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, 33% तो लाना ही है। वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और उसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उनको डुबा देता है। ये हो गया एक चीज़। दूसरे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका मैथ का फियर, कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस की कमी और प्रॉपर स्ट्रैटेजी ना होना, ये सब सी सैट में उनको फेल करवा देता है। तो हमें पता चल गया कि सी सैट में फेल होने का मतलब क्या है, सी सैट में क्यों फेल होते हैं बच्चे, और सी सैट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और सी सैट के लिए क्या करना चाहिए हम अभी देखते हैं। तो सी सैट के ऊपर चर्चा स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हो गया। अभी सी सैट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यूपीएससी का जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है उसका जो पेपर 2 है वो सी सैट है, आप सब लोग को मोस्टली पता होगा। और पेपर 1 जनरल स्टडी वाला पेपर है। जनरल स्टडी में से ही मेरिट निकलता है, पर सी सैट आपको क्वालिफाइंग होता है। पर क्वालिफाइंग होता है इसका मतलब ये बिल्कुल भी इजी नहीं है क्वालिफाई करना। तो क्या होता है ना, 80 क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को और 200 मार्क टोटल होता है, तो हर एक क्वेश्चन 2.5 या 2.5 मार्क होता है। तो 2.5 मार्क में से अगर आप पॉजिटिव करोगे तो 2.5 मिलेगा और नेगेटिव करोगे तो 0.83 नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको समझना चाहिए। जीएस में 0.66 नेगेटिव होता है, यहाँ पे 0.83 नेगेटिव होता है। और उसके बाद हमें कितना टारगेट करना चाहिए कि टारगेट हमें क्या, हर किसी को इतना ही 33.33 मतलब 1/3 मिनिमम स्कोर करना चाहिए। इसका मतलब इधर आप 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट कर रहे हो। नेट करेक्ट का मतलब नेगेटिव निकाल के, टोटल 27 क्वेश्चन नेगेटिव निकाल के मतलब 3 नेगेटिव अगर आप कर लोगे, एक पॉजिटिव से भी आपका चला जाएगा। ऐसे 27 क्वेश्चन या 67 मार्क नेगेटिव होने के बाद अगर 67 मार्क आपका रह रहा है या 27 क्वेश्चन नेट आप पॉजिटिवली ठीक कर रहे हो, तो आपका सी सैट एकदम क्लियर हो जाएगा और सी सैट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए ना, सी सैट में हमें पहले देखना चाहिए कि क्यों इतने बच्चे फेल होते हैं। बहुत सारे बच्चे जीएस में 100, 120 प्लस भी स्कोर करते हैं, मतलब जो कट ऑफ जाता है जीएस का उससे 30 to 35 प्लस स्कोर करते हैं, पर फिर भी वो सी सैट में रह जाते हैं, उनका सी सैट क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमें पहले लास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है और उसको एनालिसिस करना है। हम सबको पता है सी सैट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछता है और लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, वो लॉजिकल रीजनिंग को ही बोलते हैं। तो सी सैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए लास्ट 5 साल में कौन सा सेक्शन से कितना क्वेश्चन वो पूछा है। अगर हम 2021 में देखेंगे तो 35 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 27 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, 18 लॉजिकल रीजनिंग। ऐसे अगर आप 22 में देखोगे, 23 में देखोगे, 24, 25 ये सब में देखोगे, मैं बाइफरगेट करके आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। उसके बाद अगर आप सेक्शन वाइज देखोगे और टोटल क्वेश्चन देखोगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लास्ट 5 साल में 178 क्वेश्चन पूछा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 137 क्वेश्चन पूछा है और लॉजिकल रीजनिंग 85 क्वेश्चन पूछा है। अगर आप एवरेज पर ईयर देखोगे 35 से 36 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर पूछा जाता है, 28 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का और 17 क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग का पूछा जाता है। यह एवरेज है, ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्टी, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम एनालिसिस करेंगे तो 2025 में इजी क्वेश्चन 18 से 21 था। ये 100%
नहीं बोल सकते किसी को कोई सब्जेक्ट इजी लगेगा कोई डिफिकल्ट लगेगा। अगर एक वेल प्रिपेयर्ड बच्चा होगा जो सीसैट के लिए ठीक ठाक टाइम निकलता होगा और वो प्रॉपर प्रिपरेशन करता होगा तो उसके बाद उसको 18 से 20 क्वेश्चन इजी तो लगेगा ही, मॉडरेट 40 से 45 और डिफिकल्ट 14 से 17। ये डिफिकल्ट ऐसा होता है सीसैट में आप छू भी नहीं सकते। बहुत ही अगर हाई लेवल का एप्टीट्यूड होगा और कोई बहुत हाईली प्रैक्टिस कर रहा होगा तो वो हो सकता है कि ये डिफ़िकल्ट वाला सेक्शन में से कुछ क्वेश्चन कर ले, पर मोस्टली मॉडरेट और इजी में से ही हमको कट ऑफ निकालना है। तो 2025 में मॉडरेट और इजी का लेवल, 2024 में, 2023 में, 22 में और 21 में मैं लास्ट 5 साल का यहाँ पे लिखा हूँ। आप देखो तो लास्ट 5 साल का जो पेपर एनालिसिस यहाँ पे मैं आपको दे दिया हूँ। ये सब आप चिंता मत करो, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लिखा हुआ है, पर मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा इसका पीडीएफ। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसके बाद थोड़ा देखते हैं कि ईयर वाइज, थोड़ा बहुत ईयर वाइज अगर देखोगे 2021 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग में से इजी कितना, मॉडरेट कितना, डिफिकल्ट कितना, ये सब मैं दे दिया हूँ। 2021, 22, 23, 24 और 25। 23 इज़ द मोस्ट डेंजरियस ईयर। अगर आप कोई रिपीटर है जो 2-3 साल से यूपीएससी सिविल सर्विस दे रहा है या सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है तो वो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो 2023 सीसैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। उसके बाद 2024 थोड़ा बहुत इजी था और 2025 लगभग ठीक ठाक था, एवरेज था। तो 2026 में क्या होगा तो 24 मई को पता चल जाएगा जब हम एग्जाम दे के आएंगे। उसके बाद अगर ट्रेंड देखेंगे डिफिकल्टी लेवल का, हर साल लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इजी वाला पूछता है, लगभग 40 क्वेश्चन मॉडरेट होता है और 20 से 25 तक क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। तो सीसैट में आपको सर्वाइवल के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ना कि हीरो बनना है। आपको कोई भी टॉपिक अगर आपका फेवरेट है, आप उसमें माहिर हो, पर वो वाला क्वेश्चन आपको अभी नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो एग्जाम में बैठ के अपना ईगो पर मत लो, उस क्वेश्चन को छोड़ो, जाने दो। और जो भी इजी वाला क्वेश्चन है, इजी वाला क्वेश्चन लगभग सारे और डिफिकल्ट वाले से कुछ अगर आप मिला के ठीक से कॉन्साइजली अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपका सीसैट आराम से निकल जाएगा। सीसैट को जो ईगो पे ले लेते हैं वो सीसैट में फेल हो जाते हैं। सीसैट को आराम से लेना है, देखना है कौन सा इजी है कौन सा डिफिकल्ट है, जो इजी जो मॉडरेट है उन सबको टारगेट करना है, डिफिकल्ट को छोड़ ही देना है। ज़्यादा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, हमें सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन ठीक से करना है, वो नेगेटिव पॉजिटिव होकर हमारा सीसैट का कट ऑफ से ऊपर चला आएगा। हो गया ये। उसके बाद थोड़ा देखते हैं कि कौन सा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का मतलब हर एक जो सब्जेक्ट है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो गया, इसमें से क्या क्या ज़्यादा पूछ रहा है। यहाँ पे मैं हाई प्रायोरिटी एरिया और मॉडरेट प्रायोरिटी एरिया ये सब यहाँ पे लिस्ट बना दिया हूँ। रीजनिंग का भी हाई प्रायोरिटी एरिया, मॉडरेट प्रायोरिटी एरिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी हाई प्रायोरिटी एरिया और मॉडरेट प्रायोरिटी एरिया। लो प्रायोरिटी एरिया को आप छोड़ सकते हो क्योंकि लो प्रायोरिटी एरिया से बहुत कम क्वेश्चन आता है, उसको छोड़ सकते हो, अभी इतना टाइम भी नहीं है। तो लिमिटेड टाइम में सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितना है यहाँ पे हाई प्रायोरिटी एरिया पहले और उसके बाद मॉडरेट वाला जो प्रायोरिटी एरिया, ये तीनों सेक्शन का आपको पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे ना, जितने भी हाई प्रायोरिटी और मॉडरेट प्रायोरिटी वाला टॉपिक है उसको खत्म करने के बाद लगभग 2013 से तो सीसैट आ रहा है ना, तो 2013 से 2025 तक जितना भी सीसैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको ये सॉल्व करना है। प्रॉपर आप पहले अपने दिमाग से सॉल्व करो, उसके बाद थोड़ा बहुत उसका सॉल्यूशन देखो या कोई जुगाड़ देखो कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कौन सा टॉपिक आपका अच्छा हो रहा है, कौन सा टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको तो उसको छोड़ना है। आप ये पहले से तय करो। सीसैट में जो कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट होते हैं वही फेल होते हैं, जो प्रिपेयर्ड वन होते हैं वो फेल नहीं होते हैं। जो अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, जिनको पता होता है कौन सा हमें अटेम्प्ट करना है कौन सा हमें छोड़ना है, तो वो फेल नहीं होते। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक बहुत बड़ा हेडेक है। अगर आप सिंपल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 20 या 22 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कंटिन्यूसली अगर पढ़ते रहोगे और सॉल्व करते रहोगे तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और
जो मैथमेटिक्स वाला मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये तीनों को मिला मिला कर आप अगर एग्जाम के दिन करोगे तो आपका सी सेट वाला पेपर ठीक से जाएगा। अगर आप सिंपल रीजनिंग या मैथ वाला पेपर पहले कर दोगे तो रीडिंग कंप्रहेंशन के टाइम पे आपका दिमाग का दही हो जाएगा। अगर रीडिंग कंप्रहेंशन पहले कर लोगे तो आपका दिमाग का दही पहले से ही हो गया होगा, तो मैथ और रीजनिंग के टाइम पे दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि रीडिंग कंप्रहेंशन में बहुत बड़े बड़े 1 या 2 पेज का पैराग्राफ देता है और 1 या 2 क्वेश्चन उसमें पूछता है। तो बहुत लंबा पैराग्राफ और 1 या 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन भी बहुत कम कर दिया है। 2023 में तो एक क्वेश्चन पूछ रहा था। तो रीडिंग कंप्रहेंशन हो सकता है कुछ लोग को लगता होगा कि हम एकदम सिंपल पैराग्राफ पढ़ना है और करना है। डायरेक्ट पैराग्राफ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है, उसका जो क्रॉक्स पूछता है। और दूसरी बात है कि इतना पढ़ना और मेंटल प्रेशर एक आ जाता है, इतना आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थकान हो जाएगा। तो डायरेक्टली कंटिन्यूअसली आप रीडिंग कंप्रहेंशन मत करो, 2-3-4 रीडिंग कंप्रहेंशन करो या 2-3 करो, उसके बाद थोड़ा मैथ या रीजनिंग देख लो, उसके बाद फिर से 2-3 करो और उसके बाद मैथ या रीजनिंग और थोड़ा देख लो। जब मैथ और रीजनिंग नहीं होगा, वो अपना रेंज में नहीं आएगा, तो सिंपल जितना भी रीडिंग कंप्रहेंशन बचा होगा वो ख़त्म करेंगे और क्या करेंगे। पर रीडिंग कंप्रहेंशन को एक साथ मत करो, ये मेरा सलाह है। और पेपर के दिन में जो मैं बोला, ईगो साइड में रखो, स्ट्रॉन्ग सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करो, रिस्की क्वेश्चन को अवॉइड करो, क्वालिफाइंग के ऊपर से सेफ मार्जिन रखो, हो जाएगा। सेफ मार्जिन का मतलब अगर 50 क्वेश्चन आप कर रहे हो, उसमें से 15 भी गलत हो गया तो भी आप 30+ क्वेश्चन कर रहे हो नेट पॉजिटिव, तो आप ठीक ठाक सेफ प्लेस में हो, आपका सी सेट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही सेफ मार्जिन रखो और ईगो बीच में कभी भी नहीं लाने का, मोस्टली सी सेट के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं लाने का। तो बाकी एक इसका PDF आपको चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर सही लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, आपको ऐसे वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।